गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का एसएसपी ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है दो विश्व युद्धों के मध्य रूस। देखिए, रूस में 1917 ईस्वी की समाजवादी क्रांति जो हुई वो यूरोप के इतिहास में ही नहीं अपितु विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने रूस को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो आइए हम लोग बात करते हैं रूस की क्रांति के। देखिए, रूस की क्रांति जो है उसके दो चरण थे। एक मार्च की क्रांति कही गई और दूसरी जो है वो नवंबर की क्रांति। अगर संक्षेप में कहा जाए तो ये दोनों क्रांतियां एक ही क्रांति के दो दौर या दो अध्याय थे। अगर मार्च की क्रांति की बात किया जाए तो मार्च की क्रांति का स्वरूप राजनीतिक था, जबकि नवंबर की क्रांति का सामाजिक। अब हम लोग बात करते हैं कि रूस की क्रांति के क्या कारण थे। देखिए, कोई भी क्रांति किसी छोटे समय का परिणाम नहीं होती, वरन आप जानते हैं कि इसके पीछे जो है काफ़ी लंबे समय से असंतोष की भावना एक मुख्य कारण होता है। रूस में भी वस्तुतः क्रांति के लक्षण 1905 ईस्वी से ही दृष्टिगोचर हो रहे थे, किंतु जारशाही की निरंकुशता उन्हें दबाने में सफल रही। शासक मजबूत था तो क्रांति की जो संभावना थी उसे उसने उस समय तो दबा दिया। जहां एक और जार निकोलस ने प्रारंभ में शासन संबंधी सुधारों की घोषणा किया और ड्यूमा की स्थापना का वचन देकर स्थिति को काबू में रखा। उसने सुधार का घोषणा किया और ड्यूमा, अगर कहा जाए तो संसद की स्थापना करता है, संसद की स्थापना का वचन देता है कि मैं जो है अपनी जनता की मांगों को मानूंगा और उसमें सुधार का प्रयास करूंगा। लेकिन बाद में प्रतिक्रियावादी शासन लागू कर देता है, जिससे जनता क्रोधित हो जाती है। समय आने पर यह क्रोध 1917 की महान क्रांति के रूप में प्रकट हुआ, जिसने रूस ही नहीं संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। इसके जो प्रमुख कारण थे उसमें पहला जो था वो था निरंकुश राजतंत्र। रूस का शासक जार जो कहे जाते थे निरंकुशता के पक्षपाती थे। वे दैवी अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। जैसे जार अलेक्जेंडर प्रथम एवं निकोलस प्रथम प्रतिक्रियावादी एवं दमनकारी नीति का मार्ग अपनाए। जार अलेक्जेंडर द्वितीय सुधार योजना का पक्षपाती था, किंतु उसके द्वारा किए गए न्यायिक एवं स्थानीय शासन संबंधी सुधारों का सामंतों व जमींदारों ने विरोध किया। तो दूसरी ओर जनता उसके द्वारा किए गए सुधारण के कारण संवैधानिक सुधारों की आशा करने लगी, किंतु जनता की आशा पर पानी फिर गया, क्योंकि जार पुनः निरंकुश हो चुका था। आप देखें कि एक तरफ जार के सुधारों का सामंतों द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी ओर जनता जो है और अधिक मांग की अपेक्षा करने लगती है। लेकिन जार पुनः निरंकुश हो जाता है और आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन करता है। जार निकोलस की हत्या के बाद अलेक्जेंडर तृतीय और फिर उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र निकोलस द्वितीय भी रूढ़िवादिता का कट्टर समर्थक था। जार निकोलस द्वितीय के समय रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई, जिससे जनता आग बबूला हो गई। एक छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा देता है, तो कहीं न कहीं जो रूस का आत्मसम्मान था उसे ठेस लगा। जनता में क्रोध का जो भावना था वो उग्र हो गया। निकोलस ने भी कुछ सुधार कार्य किए, लेकिन अंततः वह निरंकुश ही रहा। जारशाही की निरंकुशता इतनी बढ़ गई थी कि 1905 में परिस्थिति को संभालने के लिए जार निकोलस ने ड्यूमा की स्थापना करने की घोषणा।
यह कहकर कि ड्यूमा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाएंगे और उसी की स्वीकृति से कानूनों का निर्माण होगा। विद्रोह शांत हो जाने पर ड्यूमा को संसद का प्रथम सदन माना गया। हैजन के अनुसार ड्यूमा, जो कि विधि निर्मात्री संस्था होनी थी तथा जिसको राजाधिकारियों की देखभाल का अधिकार प्राप्त होना था, परंतु इसके अधिवेशन आरंभ होने के पूर्व ही इसके पर काट दिए गए। साम्राज्य परिषद नामक दूसरे सदन का निर्माण किया गया। प्रथम ड्यूमा को जुलाई 1906 और द्वितीय ड्यूमा को 1907 ईस्वी में भंग कर दिया गया। मताधिकार भी सीमित कर दिया गया। निर्वाचन विधि में परिवर्तन करते हुए 1,30,000 भूमिपतियों को अधिकांश सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। हैजन ने लिखा है कि अब तक प्रदान की गई संवैधानिक स्वतंत्रताओं का यह भी गंभीर अतिक्रमण था, क्योंकि इन स्वतंत्रताओं में इस बात का वचन दिया गया था कि ड्यूमा की सहमति के बिना निर्वाचन विधि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिणाम स्वरूप तृतीय ड्यूमा में प्रतिक्रियावादी बड़े जमींदार चुने गए। अतः ड्यूमा नाम मात्र की प्रतिनिधि संस्था रह गई, क्योंकि इसके जो सदस्य थे आप देखेंगे वो भी प्रतिक्रियावादी और बड़े जमींदार थे। दूसरी बात, कृषकों की स्थिति। देखिए, औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई उस दौर में यूरोप जो है मुख्य राष्ट्रों से काफ़ी पीछे रहा। रूस अभी भी कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसानों की स्थिति जो थी अत्यंत दयनीय थी और दासों के समान थी। किसानों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। लेनिन ने कृषकों को समझाया कि हमें संसदीय गणतंत्र की आवश्यकता नहीं है, हमें मध्यम वर्गीय जनतंत्र नहीं चाहिए, हमें तो मजदूरों, कृषकों एवं सैनिकों के द्वारा संगठित सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की सरकार नहीं चाहिए। वो कहता है हमें गणतंत्र से लेना देना नहीं है, न हमें संसदीय व्यवस्था से लेना देना है, हमें तो मध्यम वर्गीय मजदूर, कृषक और सैनिकों द्वारा संचालित सरकार चाहिए। इसके बाद मजदूर वर्ग व पूंजीवाद। जार अलेक्जेंडर के समय रूस में औद्योगिकरण की गति तीव्र हो गई और औद्योगिक संस्थानों के जो मालिक थे वो काफ़ी धनाढ्य व्यक्ति थे और उनका एक ही उद्देश्य होता था अधिकतम लाभ प्राप्त करना, जिसके लिए वह मजदूरों का शोषण करते थे। तो कहीं न कहीं मजदूरों के अंदर असंतोष की भावना पनप रही थी और श्रमिकों पर समाजवादी सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा था। फिशर के अनुसार साम्यवादी प्रचार ने देश के श्रमिकों में जारशाही के प्रति घोर असंतोष एवं घृणा उत्पन्न कर दी, जिसके कारण लोग जार के शासन का अंत करने के लिए क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो साम्यवादी विचार का जो प्रचार हो रहा था उसने जार के प्रति श्रमिकों को भड़काया और घृणा उसमें उत्पन्न कर दी, जो जार के शासन का अंत करने के लिए क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। इसके बाद अल्पसंख्यकों का विद्रोह। देखिए, मुख्य बात ये भी रही कि रूस जो है उसमें एक ही जाति और संप्रदाय के लोग नहीं थे। रूस में यहूदी, पोल, फिन और अल्पसंख्यक जातियां निवास करती थी। ये सभी जातियां रूसी साम्राज्य के अधीन थीं और पराधीनता का अनुभव करती थी। जार इन जातियों का रूसीकरण करना चाहता था। शिक्षा का माध्यम रूसी भाषा कर दिया गया। उच्च पदों पर रूसी नियुक्त किए गए। रूसी प्रशासन में अल्पसंख्यक जातियों की राष्ट्रीय भावनाओं का दमन करने का प्रयत्न किया गया। यहूदियों व आर्मेनियनों पर भीषण अत्याचार किए गए।
1905 में जॉर्जिया, पोलैंड और बाल्टिक प्रांतों में विद्रोह हुए। इन्हें जिस तरह कुचला गया, ये सभी निरंकुश शासन के अंत करने के पक्षपाती हो गए। पांचवा कारण जो था प्रबुद्ध वर्ग का प्रभाव। देखिए, क्रांति जब भी हुई है तो उसमें प्रबुद्ध वर्ग का प्रमुख रोल रहा है। प्रमुख भूमिका में प्रबुद्ध वर्ग ही रहा है, जो कि आम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और वो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो रूस में भी टालस्टाय, वास्तोविस्की, तुर्गनेव, मैकिज, मैक्सिमम गोर्की, मार्क्स और बाकुनिन के विचार ने रूसी जनता को अत्यधिक प्रभावित किया। रूसी जनता में बौद्धिक विप्लव पैदा हुआ और रूसी जनता समाजवादी विचारों से प्रभावित हुई। वह निरंकुशता की समाप्ति चाहने लगी। जार ने साम्यवादी विचारों के देश में आगमन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न भी किया, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। छठवां जो कारण था यूरोपीय लोकतंत्रों का प्रभाव। यूरोप में आप देखेंगे कि एक एक करके जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वहाँ पे गणतंत्र लागू होता जा रहा है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस। और ये दोनों देश जो थे, इनका नारा भी था स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की रक्षा करना। अगला पॉइंट है समाजवाद का विकास एवं बोल्शेविक दल के प्रचार का प्रभाव। देखिए, रूस में इस समय समाजवाद का विकास हो रहा है। कृषकों की दयनीय स्थिति, सामान्य जनता के अभावग्रस्त परिस्थिति ने रूस में समाजवादी प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर ही रूस में आंदोलन चला गया, जिसे वासेदनिकी कहा जाता था। आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन कृषकों की भूमिहीनता के विरुद्ध किया था। 1903 ईस्वी में समाजवादी लोकतंत्र, जो समाजवादी आंदोलन चल रहा था, ये भी दो दलों में विभक्त हो गया, एक बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। बोल्शेविक दल का नेतृत्व लेनिन कर रहा था, जो कि सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व चाहता था। सर्वहारा मतलब आम जनता, जो बहुसंख्य जनता थी, उनका ये नेतृत्व चाहता था। जबकि दूसरा दल मेंशेविक जो था, अन्य वर्गों का सहयोग प्राप्त कर जनतंत्र का पक्षपाती था। परंतु इन दोनों का उद्देश्य जारशाही का अंत करना था। अतः दोनों ने रूसी जनता को जारों के विरुद्ध शासन सुधारों के लिए प्रेरित किया। इसके बाद जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तित्व एवं भ्रष्ट शासन। जार निकोलस की निरंकुश नीतियों के कारण रूसी जनता में असंतोष काफी बढ़ गया था। इस वजह से भी रूस में क्रांति हुई। प्रथम महायुद्ध में रूस का प्रवेश एवं आर्थिक संकट एक महत्वपूर्ण कारण। ऑलरेडी रूस की आर्थिक स्थिति खराब है, इसके उपरांत वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने से उसकी आर्थिक स्थिति और दयनीय हो जाती है। और युद्ध के प्रारंभिक 2 वर्षों में तो रूस को घोर पराजय का मुंह भी देखना पड़ता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ऑलरेडी पहले से इसकी स्थिति खराब है, ऊपर से ये विश्व युद्ध में भाग ले लेता है, तो इसकी स्थिति बद से बदतर बन जाती है। आप देखें कि बाल्टिक सागर और काले सागर के बंद हो जाने से रूस पश्चिमी संसार से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया, जिसके कारण अनाज
का अभाव हो गया, यहाँ महंगाई बढ़ने लगी, कीमतें आकाश छूने लगी। महंगाई इतनी बढ़ गई कि रूस में अनाज, कपड़े और ईंधन के मूल्य में इतनी वृद्धि हुई कि निर्धन लोगों के लिए इन्हें खरीद पाना कठिन हो गया। लोग यह समझते थे कि रूस में सब वस्तुएं प्रचुर मात्रा में हैं और पूंजीपतियों ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है। लिप्सन ने लिखा है, क्रांति का तत्कालीन कारण खाद्य सामग्री की कमी पर जनता का असंतोष था। डबल रोटी के लिए लोगों की लंबी कतारें लगने लगी, जिनके कारण हड़तालें और उपद्रव होने लगे, और उन्होंने अचानक ही युद्ध के और राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह का रूप धारण कर लिया। इस तरह से मार्च 1917 ईस्वी में रूस की राजधानी पेट्रोग्राड में यह क्रांति प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि रूसी क्रांति के जो प्रमुख कारण थे उसमें पहला निरंकुश राजतंत्र, दूसरा कृषकों की स्थिति, तीसरा मजदूर वर्ग व पूंजीवाद, चौथा अल्पसंख्यकों का विद्रोह, पांचवा प्रभुत्व वर्ग का प्रभाव, छठवां यूरोपीय लोकतंत्र का प्रभाव, सातवां समाजवाद का विकास एवं बोल्शेविक दल के प्रचार का प्रभाव, आठवां जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तित्व एवं भ्रष्ट शासन, नौवां प्रथम विश्व युद्ध में रूस का प्रवेश एवं दसवां आर्थिक मंदी। तो इस तरह से रूस में रूसी क्रांति प्रारंभ हो जाती है। तो हम लोग अब घटनाओं के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।